हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो अब देखिए बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5। जहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जहां चल रही थी, और ये बहुत ही ज्यादा हिंदी में बोल सकते हैं कि रोचक कहानी है, क्योंकि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 1911 से शुरू होकर जब हुआ था, तो वैज्ञानिकों ने लास्ट तक सोच-सोच कर और इसके बारे में रिज़ खोद-खोद कर जब रिसर्च निकाली, तो वो क्वांटम थ्योरी तक ले ही आए, मतलब उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट तक ले ही आए। फिर बोर साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और प्लैंक मतलब कि थ्योरी को सबको मिल-जुल करके एक बोर्स मॉडल दिया और एटम के स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कर दिया, स्टेबल स्ट्रक्चर को। तो वहीं से बात शुरू करते हैं जहां से रदरफोर्ड साहब ने बोला था कि इलेक्ट्रो एटम जो होता है उसके बीच में हार्ड मास होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है। लेकिन ये एक बड़ी समस्या थी कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी उसके अनुसार जब कोई भी एक्सिलरेटेड चार्ज स्पीशीज जब किसी दूसरी चार्ज की चारों तरफ घूमती है, तो उसे एनर्जी क्या करनी चाहिए, रेडिएट करती है। और धीरे 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 रेडिएशन की फॉर्म में जो एनर्जी आई वो क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लॉ सर्कुलर मोशन में जब घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन को लगातार क्या करना चाहिए, अपने एनर्जी का लूज करेगा। जब लूज करेगा तो एक टाइम पर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो ये वाली थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यानी कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी स्टेबिलिटी। इसलिए लगातार जो कंसेप्ट थे वो क्लासिकल थ्योरी के फेल होते जा रहे थे। प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई थी। एटम के मॉडल के को एक्सप्लेन करने के लिए, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉब्लम क्लासिकल फिजिक्स की थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या देखा, आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, क्या देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो वही एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ वो एक्सेलरेशन में है, और एक्सेलरेटेड बॉडी क्या करती है, एनर्जी का लॉस करती है, लॉस करते करते न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये तो भैया फेल हो गई थी क्लासिकल थ्योरीज को एक्सप्लेन करने में। उसके बाद क्या हुआ था, क्या कहा था, और इन्होंने ये बात, वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि गर्म गैस के अंदर, जब हम गैस के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि वेव्स प्रोवाइड करते हैं ना, वो वेवलेंथ प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो एनर्जी होती है और जो लाइट होती है वो फिक्स्ड वेवलेंथ वो क्या करती है, लाइट ही एमिट करती है, और जो कि लाइन स्पेक्ट्रा से दिखाया गया था। तो इसको भी क्या ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि फिक्स वेवलेंथ क्यों करती है, सारी वेवलेंथ क्यों नहीं करती, इसको भी, इस फिनोमेना को भी क्लासिकल जो फिजिक्स थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर क्या हुआ, एक आया कंसेप्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, है ना, इसके बारे में बात करती, ये भी प्रॉब्लम थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर भी प्लैंक साहब काम कर रहे थे, और वो यूज कर रहे थे क्लासिकल फिजिक्स को, है ना। क्लासिकल फिजिक्स जब यूज करते हुए इसको भी एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कैसे फेल हो गई थी, ग्राफ कैसे आई। तब प्लैंक साहब ने यहाँ पर एक मैथमेटिकल कंसेप्ट निकाला कि उन्होंने बोला, भैया जो एनर्जी है वो वेव्स की फॉर्म में नहीं, वेव्स की फॉर्म में अगर आ रही हो आती है तो आती है, बट पैकेट्स की फॉर्म में भी आती है, ये पैकेट की फॉर्म में आती है। उन्होंने इसको क्वांटम नाम दिया। ठीक है, बस ऐसे ही रैंडमली बोल दिया था। ठीक है, यहीं से क्वांटम थ्योरी की शुरुआत हुई थी। चलो, ये बात तो उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की थी, और वो सक्सेस हो गए थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब ऐसे कोई प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ नहीं की थी। उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा भी था अपने रिसर्च पेपर पे, उन्होंने कहा था कि मैंने ये कोई थ्योरी नहीं बनाई है, और मैंने कोई प्रैक्टिकली करके देखा नहीं है, नेचर ने बताया नहीं, मैंने तो सिर्फ एक अनुमान लगाया है या एक मैथमेटिकल ट्रिक दी है कि अगर ये जो लाइट है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल थ्योरी के रिजल्ट आ रहे हैं, अगर ये जो लाइट है इसको हम मान लें पैकेट, या उसको क्वांटम नाम, पैकेट की फॉर्म में चलती है, तो फिर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रूफ होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। अच्छा, फिर 1905 में बेटा एक महान वैज्ञानिक आए, वही जिनको आप जानते हो, आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब ने प्लैंक के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लाइट केवल वेव नहीं है, ये छोटे छोटे पैकेट से मिलके बनी थी। उन पैकेट को उन्होंने क्वांटा नाम दिया, और उन्होंने बोला इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है, जहां पर ई, एच को उन्होंने प्लैंक कांस्टेंट, न्यू को उन्होंने फ्रीक्वेंसी बोला, और इसको बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उन्होंने बोला कम फ्रीक्वेंसी से तेज लाइट भी इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगी। मतलब बात, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, ये रही मेरी वे, एक सेकंड, देखो, ये ये क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, ये लेमडा है। लेमडा क्या है, कम है। कम है तो क्या होगा, एनर्जी क्या थी,
लैम्डा कम, एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो इन्होंने बोला फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब इन्होंने बोला कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। इसे हटाने के लिए एक प्लैंक कांस्टेंट यूज किया एच। ठीक है, तो इन्होंने और बोर साहब ने आइंस्टीन और प्लैंक को यूज करके एटॉमिक मॉडल दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डिटेल्स में कि ऐसा क्या हुआ था। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो लेक्चर है बेटा, ये मॉडर्न फिजिक्स का पहला लेक्चर भी माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारी वही बात होंगी जो वहां पर होंगी आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, और आगे की बातें वहां होती हैं 12th क्लास में, पर ये यहाँ से बेसिक चीजें यहीं से ही निकल के चलती हैं। अच्छा, चलो बच्चों, क्या हुआ था 1905 तक, 1905 से पहले ये तो प्रूफ हो गया था कि लाइट जो है एक वेव है। ये तो पता ही था कि लाइट इज अ वेव। क्यों? क्योंकि वेव की क्या प्रॉपर्टीज होती थी, अभी पढ़ोगे आप। 11th वाले बच्चे, जो 12th वाले बच्चे हैं, उन्होंने तो पढ़ा होगा फिजिक्स में कि लाइट क्या शो करती है, वेव नेचर क्या शो करता है, इंटरफेरेंस शो करता है। इंटरफेरेंस, वेव का क्या नेचर होता है, इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। और क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट, एक वेव क्या करती है, ये सब शो करती है। लाइट ये सब शो कर रही थी, तो तब तक तो भैया ये जो था कि लाइट एक वेव है, ये मालूम चल गया था, सबको पता था कि लाइट जो है वेव प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, चलो, तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। अब हम यहाँ पर पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करेंगे। मतलब जो रेडिएशन लाइट है वो है वेव नेचर भी फॉलो करती है और पार्टिकल नेचर भी फॉलो करती है। ऐसे ही मैटर भी पार्टिकल पार्टिकल नेचर फॉलो करता है और वेव नेचर भी फॉलो करता है। ठीक है, मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन कौन पार्टिकल प्रूफ कर चुके हैं 1897 में, जे थॉमसन बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है किसका, एटम का, है ना। और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डिफ्रैक्शन शो करता है। ठीक है, ये सब यहाँ पर प्रूफ करना है। यहाँ पर इस तरीके का इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखेगा। और मैटर का डुअल नेचर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मैटर का डुअल नेचर अब आने वाला है, उसमें हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। थ्री डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में बोला गया कि मैटर भी एक क्या होती है, क्या होता है, एक पार्टिकल और वेव कैरेक्टर फॉलो करता है, डुअल नेचर। इसके बाद ये सब आने वाला है। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत होती है इसकी, जो आपने उसमें पढ़ा पढ़ा है अपनी किताबों में, बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेटा आप तभी प्रूफ एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप मान लो कि लाइट एक पार्टिकल है। ठीक है, तो लाइट को पार्टिकल मानकर एक नया फेनोमेना प्रूफ किया, उसको बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लोगों ने कहा था कि इसका क्रेडिट एल्बर्ट आइंस्टीन को ही जाना चाहिए। काम तो बहुत सारे लोग कर रहे थे। क्यों एल्बर्ट आइंस्टीन साहब को गया, क्योंकि उन्होंने इसके लिए एक इक्वेशन डेवलप की थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्वेंट करने के लिए 1925 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। हालांकि जो आइंस्टीन साहब थे, उन्होंने दो काम किए थे। एक तो उन्होंने फोटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम अपनी लाइफ में किए थे, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन इसके लिए इनको अभी तक नोबेल प्राइज नहीं मिला हुआ है, रिलेटिविटी। लेकिन इसके लिए इनको 1925 में नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है, पार्टिकल नेचर की बात करेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, अब क्या कहा इन्होंने, इन्होंने क्या बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम, व्हेन लाइट ऑफ अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन अ मेटल, जब हम एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को किसी मेटल की सरफेस पर, मेटल नहीं, मेटल अंदर तक होगा, केवल मेटल सरफेस, केवल मेटल की सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। क्यों? क्योंकि अगर आप, ऐसा नहीं है, बच्चे बोलते हैं मैडम अंदर नहीं होगा, हाँ बेटा अंदर भी होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ से एटम ने सब तरफ से घेरा होगा, जो सरफेस पर होगा वो इस तरफ से फ्री होगा, तो उसको निकालना आसान है, राइट। तो इसलिए सरफेस की बात की गई है। उन्होंने बोला है कि जब हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इसके ऊपर डालते हैं, मेटल की सरफेस के ऊपर, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, इन्होंने वेव नहीं माना, इसको पार्टिकल माना। पार्टिकल मतलब वेव जो आ रही है, वे इसकी फोटोन्स ऐसे आ रही है पार्टिकल्स की फॉर्म में, ऐसे पैकेट्स की फॉर्म में, तो उन्होंने इसको फोटोन नाम दिया। पैकेट ब्लू कलर के नाम से क्या दिखेंगे, देखो, ऐसे पैकेट्स की फॉर्म में।
ठीक है? एक पैकेट ने मारा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये देखो, फोटोन पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि लाइट जो होती है, वो पैकेट्स कंटेन करती है, पैकेट्स की फॉर्म में आती है, पार्टिकल की फॉर्म में आती है, इनको इन्होंने फोटोन नाम दिया, ठीक है बेटा? तो फोटोन्स बोला, तो ये मैक्सिमम जो फोटोन्स है, जितने ज्यादा आप मैक्सिमम फोटोन्स के अंदर डालोगे, उस लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे। जैसा सपोज आपने दो वेव डाली, ठीक है, एक वेव ये डाली और दूसरी वेव ये डाली। अच्छा देखना बेटा, वेव वेव दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। यहाँ पर जो फोटोन है, यहाँ पर जो फोटोन है वो इस वेवलेंथ के अंदर इतने हैं, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे फोटोन्स, बहुत सारे फोटोन्स, ज्यादा फोटोन्स मतलब बहुत तेज, इंटेंसिटी ज्यादा। फोटोन की एनर्जी उतनी, हर फोटोन से की एनर्जी सेम, बट इंटेंसिटी ज्यादा, मतलब ज्यादा फोटोन्स, ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है? ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी को हम यहाँ पर बोलेंगे नंबर ऑफ फोटोन से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, उस लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 50 वॉट और 150 वॉट का अगर आप बल्ब ले लो, तो सेम फ्रीक्वेंसी का, सेम वेवलेंथ का, मतलब रेड लाइट मान के चलो, आपने रेड लाइट मान ली, रेड लाइट की वेवलेंथ है ना, ये भी रेड लाइट है। तो अब आप बोलोगे मैडम एक रेड लाइट तो बहुत डिम आ रही है, एक रेड लाइट बहुत तेज आ रही है, दोनों बल्ब क्यों? क्योंकि इसकी, इसमें क्या है, इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब पर यूनिट जो, पर यूनिट जो फोटोन्स है, वो नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा है। एनर्जी सेम है, एक फोटोन की एनर्जी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा है। समझ रहे हो बच्चों? मतलब अगर आप यहाँ से फोटोन्स निकालो, मान के चलो यहाँ पर कोई एक फोटोन, ऐसे फोटोन्स पड़ रहे हैं और यहाँ पर भी फोटोन बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे पड़ रहे हैं, यहाँ से एक फोटोन निकालो, दूसरा फोटोन, वो दोनों सेम होंगे, उनकी एनर्जी सेम होगी, कि एक ही वेवलेंथ की, रेड लाइट की है ना, सेम वेवलेंथ की, बट नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्या हो गया, यहाँ से तो मैक्स प्लैंक साहब ने ब्लैक बॉडी को जब एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो बहुत कोशिश की कि क्लासिकल फिजिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर दे, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स की जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। तब उन्होंने लाइट के नेचर को पार्टिकल नेचर माना, और पार्टिकल नेचर के से एक्सप्लेन करके यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है? तो उन्होंने बोला लाइट एक वेव नहीं है, लाइट क्या है, लाइट वेव है, मतलब लाइट पार्टिकल नेचर भी कैरी करती है। तो उन्होंने लाइट को छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आते हुए बोला कि जो वेव है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है। तो आइंस्टीन ने यही एनर्जी पैकेट्स को यूज करके इनको क्वांटा या फोटोन नाम दिया, और इन्होंने इसी को समझाया बेटे। और किस तरीके से समझाया उन्होंने, इसको हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन समझ में आया होगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने बोला कि जो फोटोन की जो वेलोसिटी होती है, जिस एनर्जी से ट्रेवल करते हैं, वो होती है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। यानी कि किससे होती है, लाइट की एनर्जी से ही मूव करते हैं। फोटोन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं नेचर में, ठीक है, वो न्यूट्रल्स होते हैं। अगर कोई भी फोटोन के अंदर डेफिनेट एनर्जी है, तो वो एनर्जी क्या होती है, ई होती है। ई क्या होती है, वो उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ई इक्वल्स टू एच न्यू। जो प्लैंक साहब ने कहा था उसी बात को उन्होंने बोला, ई इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है? और न्यू को इन्होंने बोला, देखो फोटो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया आइंस्टीन साहब ने, एक वही डिस्चार्ज ट्यूब ली जो सारे ही साइंटिस्ट यूज कर रहे थे। थॉमसन साहब ने जो क्रूक्स ट्यूब यूज की थी, सिमिलरली वही वैक्यूम चैम्बर है, ठीक है? और उन्होंने क्या किया, वही कैथोड और एनोड लगाए, वही यहाँ पे एमीटर लगाया, वैसे बैटरी लगाई, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज डाली बेटा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के तरीके जो है वो बहुत अलग अलग है, आप इलेक्ट्रॉन कई तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर लाइट से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसको फोटो बोलेंगे ना, फोटो मतलब लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बना, लाइट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो बताना है। ऐसा नहीं है कि हम हीट से नहीं निकाल सकते, हीट से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मतलब आपने कोई मेटल सरफेस है, उसको आपने इलेक्ट्रॉन था, उसने हीट कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे थर्मियोनिक एमिशन, मतलब उसको हम थर्मियोन्स बोलते हैं, ठीक है? ये नहीं पढ़ना हमको। ऐसे ही हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर, डाई इलेक्ट्रिक लगा दो, और डाई इलेक्ट्रिक में खतरनाक डाई इलेक्ट्रिक लगा दो, उसके अंदर एक कोई इंसुलेटर लगा दो, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, और खतरनाक डाई इलेक्ट्रिक लगाने पर। तो ये भी हम पढ़ते हैं, बट ये भी हमें नहीं पढ़ना, हम इलेक्ट्रॉन और तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है? बट हमें यहाँ पर
फोटो की वजह से पता है, लाइट की वजह से पता है। तो आप इस फोटो का वैल्यू समझो कि आप बच्चे बोलते हैं मैडम केवल लाइट से ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। नहीं बेटा, और भी तरीके हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के, पर हमें यहाँ पर लाइट से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी पढ़नी है। ठीक है, किस तरीके से लाइट इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालती है, उसी को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये आप समझेंगे। फोटो मीन्स लाइट, फोटो के मेटल की सरफेस पर, तो लाइट के मेटल की सरफेस पर पड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो E इक्वल्स टू एच न्यू होती है, यानी कि इस लाइट के अंदर जो एनर्जी है वो इक्वल्स टू एच न्यू है। न्यू क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, और न्यू को सी अपॉन लैम्डा होता है। सी क्या है, इस लाइट की एनर्जी है, स्पीड, वेलोसिटी है, स्पीड है, और जिस स्पीड से लाइट चल रही है उसी स्पीड से आपका फोटोन भी चल रहा है। लैम्डा क्या है, इसकी लाइट की वेवलेंथ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ करेंगे E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं लाइट इंसिडेंट रे या लाइट रे ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, ये बोलोगे। हाई फ्रीक्वेंसी, बेटा यही लैंग्वेज यूज की गई है कहाँ पर, बुक्स में, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। आप समझ लो इस बात को, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। ठीक है, अब जो बार बार ये बोलूंगी लेक्चर में तो आप समझ जाना कि हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा, एक और बात यहाँ पर करते हैं बेटा मोमेंटम की। तो मोमेंटम का भी ये फॉर्मूला आपका बड़ा यूज होने वाला है न्यूमेरिकल्स में, तो आप इसको लिखेंगे। मोमेंटम जो होता है वो एच अपॉन लेमडा होता है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये मोमेंटम एम वी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा आप ये करेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपको इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, आपको सिर्फ यूज करना है, क्योंकि जब इतने बड़े महान प्लैंक साहब ने बोल दिया कि मैंने तो ये रेंडमली, मतलब मैं इतनी बार पढ़ रहा था, इतनी बार पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में ये आ गया अगर मैं उसको पार्टिकल मान लूं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कहानी जो है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने खुद भी अपना अनुमान लगाया था, ट्रिक लगाई थी, तो उन्होंने भी इस चीज को नहीं बताया था। तो आप इसको फॉर्मूले को याद कर लो कि ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारे पास मतलब इसमें क्या होता है इसके अंदर कि भैया जो इनिशियल मोमेंटम होगा यहाँ पर फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, ये भी बात आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी को फाइनल मानते हैं, ये होता है ना इलास्टिक कोलिजन, नो लॉस ऑफ एनर्जी, सिस्टम की बात होती है। ठीक, तो इस मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो यही बात हम इसमें करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बहुत सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी, तो आप मुझे मैसेज करते रहिए कि हाँ मैडम समझ में आ रहा है। अगर कोई चीज इस टाइम पर समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे वहां पर बता भी सकते हैं कि मैडम मुझे यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है बेटा, एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने बोला कि आपने बोला मैडम, बच्चे एक सवाल पूछते हैं, बच्चे बोलते हैं मैडम ये मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, और हम इसके ऊपर लाइट पढ़ी, समझ में आ गया कि हमें लाइट से ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को जैसे लाइट पड़ी और एक फोटोन आएगा, वो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारकर निकाल देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गया। चलो, अभी इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो इसके अंदर कोई ना कोई क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। कोई ना कोई क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। चलो ये तो बात की बात है, अभी करते हैं क्या क्या है होने वाली काइनेटिक। अब बच्चे बोलते हैं मैडम अगर हमने वेवलेंथ बदल दी, वेवलेंथ देखो यहाँ पे पास 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 फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ बदल दी, बड़ी हो गई, तो मैडम वेवलेंथ बदल दी तो इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, फोटोन की एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। बेटा वेवलेंथ बदल देने से एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है फोटोन की, क्योंकि एक ही फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। कहने का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे फोटोन आएंगे, बहुत सारे फोटोन आएंगे, लेकिन निकालेगा तो एक ही फोटोन ना। जिस वक्त एक फोटोन टकरा रहा होगा, हालांकि स्पीड से टकराएंगे, वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी कि एक फोटोन के अंदर जितनी एनर्जी है वही एनर्जी फिक्स रहेगी, एक फोटोन की एनर्जी नहीं बदलेगी। हाँ, वेवलेंथ में नंबर ऑफ फोटोन बदल जाएंगे। मैंने बताया था ना अभी, ये तो अगर यहाँ पर ये वेवलेंथ अगर बड़ी है तो नंबर ऑफ फोटोन्स कम होंगे, वेवलेंथ ज्यादा कम है तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, मतलब कि कम टाइम में ज्यादा फोटोन टकराएंगे सरफेस पर इलेक्ट्रॉन तो एक बारी में एक ही फोटोन निकालेगा, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसकी एनर्जी तो सेम है, लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी हो, है ना। तो बच्चे बोलते हैं मैडम वेवलेंथ, हाँ बेटा वेवलेंथ फर्क पड़ेगा वेवलेंथ से, क्यों, क्योंकि आपको पता है विबग्योर, विबग्योर आपको पता है, ये तो आपको पता है ना, जो कलर होता है वो किसको डिपेंड, कलर कौन, लाइट का जो कलर है वो कौन डिसाइड करता है, वेवलेंथ डिसाइड करती है।
करती है ना। तो वेवलेंथ, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कितनी होती है? 380 नैनोमीटर से होती है 450 नैनोमीटर तक। और रेड कलर की वेवलेंथ कितनी होती है? 750 से लेकर 620 नैनोमीटर तक, है ना। ऐसे ही इन इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 450 से लेके 700 क्या 475 नैनोमीटर। तो क्या हो, वेवलेंथ चेंज हो गई ना। देखो ना बेटा, वेवलेंथ चेंज हो गई। तो वेवलेंथ चेंज होगी तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप येलो ही कलर यूज कर रहे हो अलग अलग इंटेंसिटी की, तो एनर्जी सेम रहेगी, वेवलेंथ सेम रहेगी। मेरा कहने का मतलब है वेवलेंथ सेम, वेवलेंथ सेम, एनर्जी सेम। वेवलेंथ लैम्डा सेम, एनर्जी सेम, एनर्जी नहीं बदलेगी। आप वेवलेंथ बदल दोगे, एनर्जी बदल जाएगी। ठीक है बेटा, अगर समझ रहे हो ना मेरी बात। फोटोन दोनों सेम होंगे, आप चाहे कितने भी, मतलब अगर आपने वेवलेंथ सेम रख रखी है तो फोटोन सेम होंगे, फोटोन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि सेम वेवलेंथ। आप बस इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो, मतलब आप नंबर ऑफ फोटोन चेंज कर रहे हो, है ना। जैसे आपने 10 वॉट और आपने 50 वॉट का बल्ब लिया है, लेकिन सेम कलर का लिया है, मतलब कैसा लिया है? वॉयलेट ले लिया है। तो आप बोलोगे मैडम वॉलेट लिया, वेवलेंथ तो सेम, वही फोटोन तो सेम होंगे। बस ये हो जाएगा कि 10 में कम फोटोन आ रहे हैं, 50 वाली में बहुत सारे फोटोन होंगे, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, इंटेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है। तो वेवलेंथ चेंज तो कलर चेंज। तो इंटेंसिटी केवल नंबर ऑफ फोटोन के ऊपर डिपेंड करती है और चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। तो आप ध्यान रखें। सबसे पहली बात हम यहाँ पर जो करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन क्या होता है? अब आप, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन को आप ऐसे समझो बेटा, मान के चलो कि एक पेट्रोल पंप है, और उस पेट्रोल पंप में क्या हुआ है, बस मस्ती करते 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 आप जा रहे थे दोस्तों के साथ में, और क्या हुआ, आपकी गाड़ी जब्त हो गई। ठीक है, एक पेट्रोल पंप है, वहां पर आपकी गाड़ी जब्त हो चुकी है। ये पेट्रोल पंप है और ये आदमी है, इसने आपकी कार को जब्त कर लिया है, रात भर रहने दिया है, आपको बोला निकलो बाहर और कल 5,000 रुपए लेके आना, अपनी गाड़ी को ले जाना। आपको पता है ना क्या करते हैं वहां पर? आपके पूरा तेल निकाल लेते हैं, पेट्रोल निकाल, जैसे कि आप भाई कोई धांधली ना कर पाओ, पेट्रोल पूरा निकल गया है। ठीक है, आप आपने क्या कर दिया, पेट्रोल पंप, ये आपकी गाड़ी यहाँ पे रह गई। ठीक है, अब हो गया। अब आप अगले दिन आए यहाँ पर, अगले दिन आए आप, आपने बोला कि भाई साहब मेरे को मेरी गाड़ी दे दो, लो 5,000 रुपए। ठीक है, क्या हुआ? आपकी गाड़ी छूट गई, आपकी गाड़ी फ्री हो गई, छूट गई, फ्री हो गई, पर क्या आगे बढ़ेगी? आगे बढ़ेगी नहीं, इट विल नॉट मूव। क्यों? क्यों नहीं मूव करेगी? ये इसलिए नहीं मूव करी जो पेट्रोल नहीं है। आपको सिर्फ 5,000 रुपए लेके नहीं जाना था, आपको 5,000 प्लस रुपए लेके चलना चाहिए था। आपको 1,000, अगर आप 6,000 रुपए लेके जाओ तो आप इसके अंदर 1,000 का पेट्रोल डलवाओ, फिर गाड़ी आपकी चल के जाए। यानी कि 5,000 रुपए आपको गाड़ी को छुटाने में लगे हैं, 1,000 रुपए आपको गाड़ी को मूवमेंट कराने में लगे हैं। और मूवमेंट का मतलब क्या, किस क्या मूवमेंट, फिजिक्स में केमिस्ट्री में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? और जितने छुड़ाने में जो आपका एनर्जी लगा है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसको बोलते हैं डब्ल्यू नॉट। यही समझाया गया है बेटा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गाड़ी मान लो, अपनी कार। मिनिमम अमाउंट को आप 5,000 रुपए मान लो। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, केवल फ्री होगा। आया आपको समझ में मेरी बात? जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन के सरफेस के ऊपर कोई एक वेवलेंथ की लाइट डालोगे, पर्टिकुलर वेवलेंथ की, जिससे कि इलेक्ट्रो केवल आसपास के जो एटम जिन्हें पकड़ रखा है उसको आप केवल फ्री कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन केवल फ्री हुआ है, भागा नहीं है। तो वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में लगती है मेटल सरफेस से, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। और वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मेटल की नेचर के ऊपर। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जिस सरफेस के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, जो अच्छा मेटल होगा, कौन सा मेटल होगा? सोडियम कैसा है? सोडियम ऐसा है, दो। एलाई कैसा है? छोटा है, टू। और ये होता है सोडियम कैसा है? 2, 8, ऐसे होते हैं। पोटेशियम कैसा है? उससे बड़ा है
है ना, 2881 ऐसे होगा। सीजियम कैसा है, बहुत बहुत बड़ा है, पता है ना। आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, सरफेस बहुत ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, पता है ना आपको। कौन सा मेटल जिसकी आयन एंथैल्पी कम होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। यानी कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन साहब ने कौन सा मेटल लिया होगा, अगर आपसे पूछा जाए। एल आई तो खैर, NaKrBCS में कौन सा मेटल लिया होगा, सीजियम लिया होगा। क्यों? क्योंकि उसका मेटल इजीली निकल सकता है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। सीजियम से आप इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल, भाई आप तो वो काम करोगे ना जहां आपको कम एनर्जी लगे और ज्यादा काम हो जाए। सीजियम मेटल ले लिया जाए, इट वुड बी बेस्ट फॉर द फोटो टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि एल्कली मेटल्स को लिया जाए तो ये जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, है ना। चलो, तो वर्क फंक्शन डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, नेचर ऑफ मेटल के ऊपर। यानी कि सीजियम का जो वर्क फंक्शन होगा वो कम होगा विद द कंपैरिजन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है बेटा। तो वर्क फंक्शन को हमने फिजिक्स में फाइव से भी नोट करते हैं, किसी किसी बुक में फाइव से, और डब्ल्यू नॉट से भी करते हैं। एनसीईआरटी में डब्ल्यू नॉट से दिया गया केमिस्ट्री की, ठीक है। और वर्क फंक्शन को हमारे आईटीएन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फेवरेट जो यूनिट वो मतलब की यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। किसी किसी किताब में बेटा 1.67 10⁻⁻19 जूल भी लिखा हुआ होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरीके से लिखा है आप उस तरीके से आंसर दे देंगे, नहीं तो आप कोई सा भी अगर ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल में दिया तो आप ये अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इसी से कराते हैं बच्चों को क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा जी, अब इसमें की एक और बात, ये बात समझो, इफ वी सप्लाई एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन इट इज, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब आप बोलोगे मैडम ये तो 6,000 रुपये लेके आया था कार वाला, और इसने मैडम इलेक्ट्रो मतलब कार तो चल जाएगी। लेकिन बेटा वो वाला फिनोमेना, वो वाली चीज क्यों भूल जाते हो सकता है कि इस पेट्रोल पंप वाले के आसपास जब ये 1,000 रुपये लेके आया है बच्चा, इसके आसपास कोई दूसरे लड़के खड़े हो जो कि चोर हो, वो इसके 1,000 रुपये लेके भाग जाए। तब तक ये 5,000 रुपये दे रहा है, 1,000 रुपये इसने पीछे की जेब में रखे, और 5,000 रुपये से गाड़ी छुड़वाई और साइन वाइन करे, तब तक 1,000 रुपये लेके फुर्र हो गया है चोर। अब क्या गाड़ी भाग पाएगी? नहीं भाग पाएगी, चल पाएगी? फ्री हुई है, मूव नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बच्चा 8,000 रुपये भी लेके आता तो भी वो चोर लेके चला जाता, तब भी गाड़ी नहीं निकल पाती। तो ये यही का सवाल है बेटा, ये कंसेप्चुअल सवाल है। आप कभी बच्चे, और मैं क्लास में पूछती हूँ, बच्चे बोलते हैं हाँ मैडम निकल जाएगी क्योंकि ज्यादा होनी चाहिए। नहीं बेटा, क्यों इग्नोर मारते हो, क्यों इग्नोर मारते हो चीजों को। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गाड़ी पैसे चोरी करके ले गया, आप ये नहीं बोलोगे निकल जाएगी, आप बोलोगे निकल सकती है, स्टेटमेंट चेंज कर दोगे। ये स्टेटमेंट वाले एसेशन रीजन में क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन में कम आउट फ्रॉम द सरफेस। अगर आपने उससे आपसे पूछेंगे कि अगर आपने एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा दे दी तो क्या ये जरूरी है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आप ये नहीं बोलोगे हाँ वहां लिखा होगा यस 100% जरूरी है, निकल जाएगा पक्का परमानेंट, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलो। आप बोलोगे नहीं, कम मे कम आउट आ सकता है, क्योंकि एनर्जी कहीं वेस्ट भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉन कहीं कोलाइड कर सकता है, कोलिजन में कोई एनर्जी वेस्ट हो, कई कारण है बेटा एनर्जी वेस्ट होने के। जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि चोर लेके चला गया, ऐसा हो सकता है कि उसके पैसे गिर भी जाएं। अगर ऐसा हो सकता है कि 5,000 रुपए निकालने में उसने दिए, 1,000 रुपये नीचे गिर जाए और फिर पेट्रोल पंप वाला ही चुपके से ले लिया और अपना पैर रख दे पैसों के ऊपर, तो ऐसा भी तो होता है ना। और बोले तू तो लाया नहीं, जा और पैसे लेके आ, कुछ भी हो सकता है बेटा। देयर आर ट्रिमेंडस रीजंस। तो द वेस्ट ऑफ एनर्जी, तो आप बोलोगे निकल सकता है, 100% गारंटी नहीं है। कितने भी ले आओ, 10,000 रुपये भी ले आओ, 5,000 में गाड़ी छूटेगी, 5,000, 20,000 रुपये ले आओ, पर्स ले आओ, अपना कार्ड ले आओ, कार्ड भी चुरा के ले सकता है आपका, पूरा पर्स भी उठा के ले जा सकते है ना। तो आप बोलोगे अगर हमारे हमने एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा दे दी तो इलेक्ट्रॉन में कम आउट आ सकता है, गारंटी तब भी नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगी, ये रहेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जेई में सवाल पूछते हैं, नीट में सवाल पूछते हैं, ध्यान रखेंगे। ये फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स में भी ये चीज मैं सेम चीज पढ़ाती हूँ बच्चों को, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब हमें पता है कि शायद हमारा इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है। तो अब हमारे पास क्या होगा,
अब हम जब हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, एनर्जी किसकी फॉर्म में देंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में देंगे, जूल की फॉर्म में दे दो। लो भैया तुमने इलेक्ट्रॉन को 100 जूल एनर्जी दे दी, ठीक है। उसने कुछ एनर्जी, जैसे ये आपका वक्त, ये सरफेस है मेटल का, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। मैं सरफेस की बात, बार बार सरफेस बोल रही हूँ बेटा, सरफेस ही रखना है आपको ध्यान। मेटल की सरफेस है, सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है। आपने यहाँ से क्या किया? आपने यहाँ से क्या किया? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या पास करी? लाइट पास करी, राइट। और आपने इसके अंदर आपने बोला मैडम हमने ना 100 जूल की एनर्जी पास करी। वैसे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं एनर्जी को। तो आपने बोला मैडम हमने ना 100 जूल की एनर्जी दी, या फिर अब 100 समझ में जल्दी आ जाएगा। 100 की दी, और आपने बोला मैडम इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन जो लगा, इलेक्ट्रॉन को मुझे तो फ्री कराने में लगा, वो कितना लगा? 40 जूल लगा, ठीक है, 40 जूल लगा। और फिर 40 जूल के अलावा बेटा इसने 30 जूल क्या कर दी? वो वेस्ट कर दी। कहाँ टकरा गया ये इलेक्ट्रॉन, या चोरी हो गया, जैसे वो पैसे चोरी हो गए थे। और फिर कितने बचे? 100 दी, केवल कितने बचे बेटा? कितने बजे? 30 जूल की एनर्जी बची। ये क्या बनाएगी? आपके इलेक्ट्रॉन को मोशन कराएगी। मोशन मतलब आपको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देगी। आया समझ? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 जूल एनर्जी इसको दी है, उसने 40 जूल इलेक्ट्रॉन निकालने में कर, ये तो काइनेटिक एनर्जी। और वेस्ट कितनी हुई है? अगर उसने 30 जूल वेस्ट कर दी, तो उसने 30 जूल की क्या बनाई? काइनेटिक एनर्जी बनाई। इलेक्ट्रॉन को मोशन दिया, काइनेटिक एनर्जी दी। ठीक है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी, एक और स्टेटमेंट आपसे पूछते हैं कि जो काइनेटिक, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या हमेशा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी? नहीं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तभी होती है जब कोई वेस्ट नहीं होता, नो वेस्ट ऑफ एनर्जी, मतलब कोई कॉलिजन नहीं होता, कोई और चीज नहीं होती। मान के चलो, अब मैं तुम्हें यहाँ समझाती हूँ। तुमने टोटल एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, E इक्वल टू एच न्यू आपने दी 100 जूल की, ठीक है बेटा। और उसने कितना दिया? 40 जूल का इलेक्ट्रॉन निकालने में वर्क फंक्शन लगा। लेकिन उसने कोई वेस्ट नहीं हुआ, वेस्ट जीरो हुआ, नील हुआ। तो सारी की सारी जो बनेगी, सारी सारी जो कितनी बची? 60 जूल जो एनर्जी है वो लग जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक, ये काइनेटिक, ये आइडियल केस है, आइडियल केस है। और सारे साइंटिस्ट आइडियल केस ही लेते हैं। तो आइंस्टीन साहब ने यही कहा, आइंस्टीन साहब ने कहा अगर कोई लॉस ना हो एनर्जी का, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कोई कोलिजन ना करे, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करे, और अगर हम जितनी टोटल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में लगेगी, और जो बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की बात कर रही हूँ, आइंस्टीन साहब ने भी उसी की बात की थी। जो जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा और सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है जब कुछ भी एनर्जी का वेस्ट ना हो, आप ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने अपनी इक्वेशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ही यूज किया बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का यूज किया। तो उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर समझाया इस चीज को, चलो ये बात करते हैं। तो क्या किया उन्होंने? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का यूज किया। तो क्या होगा बताओ? आपने वही मेटल की सरफेस ली है, आपके मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, आपने 100 जूल की एनर्जी इसको दे दी है, ठीक है। अब चलो बच्चों, 100 जूल की एनर्जी आपने इसको दे दी है। 100 जूल का मतलब हो गया E इक्वल टू एच न्यू आपने दी है। इलेक्ट्रॉन निकला, इसने वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट में इसने 40 जूल एनर्जी यूज करी है, फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया 60 जूल से। ये आइडियल केस है, मतलब कोई कॉलिजन, कोई वेस्टेज नहीं हुआ है। तो ये क्या है? के मैक्स हो गया। तो उन्होंने ये क्या बोला कि बढ़ गई ना एनर्जी, जब आइडियल केस दिया। आइंस्टीन साहब ने बोला जब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो उस वक्त क्या होता है? टोटल एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी मैक्स में कन्वर्ट हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम उन्होंने निकाली वो होती है, बोला इलेक्ट्रॉन की, वो टोटल एनर्जी जो आपने दे रखी है वो माइनस वर्क फंक्शन के बराबर। यानी कि वर्क फंक्शन क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से फ्री करने में लग रहा है, जो वो पैसा जो पेट्रोल पंप से गाड़ी को फ्री कराने में लगा रहा है, मूव कराने में नहीं लगा रहा है। बेटा जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आपको समझ में आया तो वहां पर पक्का कमेंट में लिखना कि हाँ मैडम ये मैं समझ में आ गया। जब नहीं आया तो भी लिखना कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आइंस्टीन साहब ने इसी चीज की बात करी। तो एग्जैक्ट काइनेटिक, उन्होंने बोला एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी निकालना तो नामुमकिन है, क्योंकि हमें थोड़ा ना पता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी कोलिजन करेगा या करेगा कि नहीं करेगा। तो उसकी अपनी मर्जी, प्रकृति है भाई, नेचर नेचर नेचुरल पार्टिकल है वो, है ना। चलो, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से इक्वेशन बना के दी। इसको बोलते हैं बेटा आइंस्टीन की, इसको बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी के लिए उनको 1925 में नोबेल प्राइज मिला था। डियर किड्स, ठीक है, अब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी बात कर लेते हैं दूसरे टर्म की। हमने यहाँ पर बात की थी वर्क फंक्शन की। बेटा वर्क फंक्शन पक्का पूछते हैं, 11th क्लास के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास के बच्चों को पूछते हैं वर्क फंक्शन निकालो उसका कितना होगा, या डिफाइन करो वर्क फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हम वहां से निकालते हैं। तो वर्क फंक्शन की अगर आप बात करो तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि देखो ऐसे ही लिखो, आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। आपसे पूछेंगे कि क्या होता है तो आप बोलोगे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। अभी अभी मैंने क्या बोला, कितनी होनी चाहिए, मतलब एनर्जी जो आप पैसा अपने पॉकेट में लाए हो वो कितना होना चाहिए, जितने में छूटती है। कितना, 5,000 रुपये ज्यादा, 5,000 रुपये क्या था, ये था। हम तुमने क्या कहा था, हमने क्या, अगर आप 5,000 रुपये में छूट रहा है, 5 ही हजार घर से लेके आओगे बेटा, तो क्या आपका आपकी गाड़ी छूट जाएगी, बराबर है, नहीं। क्या होना चाहिए, ज्यादा पैसा होना चाहिए, यानी कि ज्यादा या बराबर, छूट गई, फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, मूव नहीं करेगा, ज्यादा होना चाहिए, और कोई गारंटी नहीं है निकलेगा। मैं बता रहा ना, अगर ये ज्यादा है तो कोई गारंटी नहीं है निकलेगा। अब ई क्या था, एच न्यू, प्लैंक साहब ने बताया था ई इक्वल टू एच न्यू। मोर देन कितना होना चाहिए, वर्क फंक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो एच को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन अपॉन एच हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। यानी कि हमारे पास जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, डब्ल्यू नॉट अपॉन एच के बराबर या उससे ज्यादा। इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोल दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब जानते हो क्या होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब हमारे घर की दहलीज, थ्रेशोल्ड बोलते हैं ना। जैसे कोई एक मंदिर, टेम्पल होता है और कोई पुजारी पूजा कर रहा होता है, मंदिर मंदिर की सीढ़ियां हैं, तो कोई अंग्रेज आ गया तो क्या बोलता है, तुमने कभी सुना होगा, अगर आप ऋषिकेश वगैरह कहीं गए होगे तो बोला होगा क्या, वाई आर यू स्टैंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द टेम्पल, कम इनसाइड। बोलते हैं ना, वी आर स्टैंडिंग ओवर देयर, व्हाई आर यू स्टैंडिंग ऑन थ्रेशोल्ड, कम इनसाइड एंड टेक ऑफरिंग्स। बोलते हैं ना, तो वही होता है थ्रेशोल्ड, मतलब देलीज में खड़ा है वो। ठीक है, तो यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है मेटल की दहलीज में खड़ा है, अभी फ्री हुआ है, वो जाने के लिए गया नहीं है। ठीक है, तो डब्ल्यू नॉट क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर जो हो जाएगा वो थ्रेशोल्ड हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या है, एनर्जी ही तो है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लैंक कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, तो हम इस तरीके से यहाँ से निकालते हैं। ये हमारा आ गया वर्क फंक्शन का केस। उसके बाद हमने बात कर दी वर्क फंक्शन की। अब हम बात, एक नई टर्म आ गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट, ये मेटल की सरफेस है, उसके ऊपर आप कोई लाइट को इनसाइड ऐसे डाल रहे हो ना, इसी को तो बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। तो इसकी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने में। भाई आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैडम हमने ना वर्क डन, वर्क फंक्शन लगाया, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, न्यू एच नॉट, एच क्या है, ये तो कांस्टेंट है, यानी कि क्या, कितनी फ्रीक्वेंसी। अब आप क्या बोलोगे कि वो फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से आजाद कराने में लगे, इजेक्ट कराने में, मूवमेंट में नहीं, इजेक्ट कराने में। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आया बेटा समझ, उसको बोलते हैं न्यू नॉट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपका जो न्यू नॉट है, अगर आपका जो न्यू नॉट है वो ज्यादा हो गया न्यू से, नो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट नहीं होगा। बोलो क्यों, क्योंकि भैया E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू क्या है, पूरी एनर्जी है, 100 जूल की एनर्जी है। अब आप कह रहे हो कि मैडम ये ज्यादा है, यानी कि अगर इसका मतलब क्या है कि आपने अगर E इक्वल्स टू एच न्यू बोला है और W इक्वल्स टू एच न्यू नॉट बोला है, E अगर 100 जूल है और ये 40 जूल है, तो न्यू नॉट क्या है, कम होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर न्यू नॉट आपका ज्यादा इसके बराबर हो गया या इससे ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता ना। मतलब आप डाल तो रहे हो न्यू नॉट, न्यू की फ्रीक्वेंसी, और इसको चाहिए न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी जो कि ज्यादा है, जितनी आप डाल रहे हो उससे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। आपको कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट लानी पड़ेगी कि वो न्यू नॉट को ओवरकम कर दे इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, आपका न्यू नॉट क्या होना चाहिए, इस न्यू से कम होना चाहिए। तो न्यू नॉट अगर ज्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, न्यू न्यू अगर ये ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, मतलब मूव नहीं करेंगे बस। अगर इसके बराबर है, अगर जो जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, v इक्वल टू न्यू नॉट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाएगा।
बात समझ में आ रही है बेटा? अगर आपने 100 जूल की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दी है, वर्क फंक्शन में भी 100 जूल लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना लगा है, बस क्या हो गया? तुम 5,000 रुपए थे, 5,000 रुपए लग रहे थे छुटाने में गाड़ी को, तुम 5,000 लाए थे, तो छूट तो गई गाड़ी, भागेगी नहीं। समझ गए? ये वही वाला केस हो गया। ठीक है ना? तो न्यू नॉट जो फ्रीक्वेंसी और ये क्या था? एच न्यू और ये क्या था? एच न्यू नॉट काटोगे तो एच से एच कट गया। यानी कि न्यू आपका न्यू नॉट के बराबर हो गया, राइट? तो अगर आप न्यू आपका न्यू नॉट के बराबर हो गया तो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाहर नहीं भागेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार और समझाती हूँ आपको। यहाँ समझाती तब आपको समझ में आएगा। बेटा, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बोल देना कि मैडम आप हमारा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब समझ में आ जाए अच्छे से, पूरा कंसेप्ट से कोई भी गलती ना कर सको तुम, ना फिजिक्स के क्वेश्चन में और ना ही केमिस्ट्री के क्वेश्चन में। चलो आओ देखो, आपने बोला पहला केस, केस नंबर 1 लेते हैं। आपने बोला मैडम मेटल की सरफेस पर हम क्या कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, एक एक वो इंटेंसिटी डाल रहे हैं लाइट की, E इक्वल्स टू एच न्यू। आपने बोला मैडम मैं ना जो इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है, इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी है मैं डाल रही हूँ मैडम 100 जूल, और ये वर्क फंक्शन भी 100 जूल ही है। तो वेस्ट तो आपका कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, काइनेटिक एनर्जी भी कुछ नहीं होगी। बोलो क्यों? क्योंकि जितना आपके पास क्या है, न्यू क्या क्या लगाएंगे इसके लिए इक्वेशन, बताओ बेटा क्या लगेगी इसके लिए इक्वेशन? E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? डब्ल्यू नॉट के बराबर। ये क्या हो गया वर्क फंक्शन? ये एच न्यू होता है, ये क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट, एच से एच काटो, न्यू बराबर न्यू नॉट, यानी कि जब आपका न्यू बराबर न्यू नॉट होगा तो क्या देखो रिजल्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी नहीं, वेस्ट भी नहीं, इलेक्ट्रॉन एमिट फ्री हुआ है, इट विल नॉट मूव, ये इजेक्ट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। आया समझ? अब दूसरा केस, तो यही तो बात बोली गई है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अगर ये ज्यादा हो गया, अगर ये कम है और पहले बराबर की बात की गई है, निकल जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड केस, केस नंबर 1 बराबर की, सेकंड केस करते हैं। अगर आपने 100 जूल की एनर्जी दी है और इसने जो है इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में, जो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगता है 120 जूल, आप दे रहे हो 100 जूल, तो इसका मतलब क्या हो गया? बनाओ यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगी सेकंड के लिए, कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, कोई करंट निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, कैसे? क्योंकि आप दे रहे हो उसको 100 जूल की एनर्जी, उसको चाहिए 120 जूल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कैसे होगा? क्या बनाओगे? ई इज लेस देन वर्क डन, वर्क फंक्शन, ये एच न्यू है, लेस देन क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट। अब एच से एच काटो, आपका न्यू क्या हो गया? लेस देन न्यू नॉट। क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा, यही तो लिखा है। अगर न्यू आपका लेस देन न्यू नॉट हो गया, नो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कुछ नहीं, कितनी भी अब इस इंटेंसिटी लाइट में कोई इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा ही नहीं, फ्री भी नहीं होगा, नॉट इवन फ्री, नॉट इवन फ्री फ्रॉम द सरफेस। आया समझ? फ्री ही नहीं होगी आपकी गाड़ी। मतलब आप आपको उसने 5,000 रुपए बोला, 4,000 रुपए लेके जा रहे हो, होगा कभी? 5,000 रुपए लगने हैं फ्री होने के, बोले भाई 4,000 ले जा, तब भी गाड़ी नहीं होगी तेरी, पहले 1,000 रुपए और लेके आ। समझ गए? ये होगा। और अगर इससे ज्यादा है, उसके बराबर है, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, एमिटेड निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा, लेकिन मूवमेंट नहीं करेगा, तो बराबर में, ज्यादा में कर जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज होगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और तीसरा केस बना लो यहाँ पर। तीसरे केस में क्या हो जाएगा? आपको 100 जूल थी, 100 जूल थी, इसको निकालने के लिए 60 जूल एनर्जी चाहिए थी, वेस्ट कुछ नहीं हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई कितनी? 40 जूल के बराबर। ठीक है, और आपके पास क्या के मैक्स आ गया? ये आ गया हमारा आइंस्टीन साहब का आइडियल केस, जिसपे उन्होंने काम किया था, जहां कोई भी वेस्ट नहीं हुआ था। इसके लिए इक्वेशन क्या बन गई? E इक्वल टू किसमें टूट गई? वर्क डन, और जितनी बची हो काइनेटिक एनर्जी मैक्स में, मैक्सिमम लिखेंगे, के मैक्स लिखेंगे, क्या के ई मैक्स। आया समझ? तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की जो जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। अच्छा, एक और बात बेटा मेरी यहाँ पर रह गई थी, हम इसके ऊपर ना ग्राफ भी बनाएंगे, इसके ऊपर ग्राफ भी आते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसे आते हैं अभी हम देखेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं सारी चीजें। ठीक है, चलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, तो वही करते हैं। फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हो गई ना हमारी। हाँ, ठीक है, अभी हम क्या बात कर रहे थे?
राइट, हमने बोल दिया था हमारा इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, तो चलो काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, हम ग्राफ की बात कर रहे थे। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, चलो बेटा आइंस्टीन इक्वेशन क्या बोलती है, E इक्वल्स टू क्या बोलती है, जो टोटल एनर्जी आपने इंसिडेंट लाइट की है वो वर्क डन में और काइनेटिक एनर्जी मैक्स में टूट जाती है। ठीक है? और के मैक्स के ई मैक्स के बीच में, अब मैक्स को लेके आए तो क्या बन जाएगा, ई माइनस वर्क डन बन जाएगा। राइट, और क्या है, क्योंकि यहाँ पर पावर हमारी एक ही आएगी, है ना? तो हम अगर इसको खोल के देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब देखो न्यू की पावर एक ही है, तो यानी कि पावर वन है ना, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करेगी, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कर देंगे। तो y एक्सिस पर हमें ड्रॉ करना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। स्लोप किसके बराबर होगा, चेक करो। स्लोप होगा हमारा प्लैंक कांस्टेंट के बराबर। x पर क्या लिखना है, x एक्सिस पर क्या लगाना है हमको, क्या लगा, ये y एक्सिस पर ये लगा, x एक्सिस पर क्या लगाना है, हमें फ्रीक्वेंसी लगानी है। इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस स्लोप होगा h न्यू नॉट के बराबर, और आप इसको वर्क फंक्शन भी बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना, देखो बेटा ग्राफ आता है पेपर में, यहाँ हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस का पॉजिटिव, ये हो गया माइनस। माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे वर्क फंक्शन मतलब इंटरसेप्ट यहाँ पर माइनस में दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, इंटरसेप्ट यानी कि यहाँ से ऐसे आता है ना, इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव था तो यहाँ से आता, अभी नेगेटिव यहाँ से शुरू होगा। राइट, ये हो गया, तो इतना होगा नेगेटिव, किसके बराबर होगा, वर्क डब्ल्यू नॉट के बराबर। वर्क फंक्शन कितना है, एच न्यू नॉट के बराबर। मैं माइनस क्यों नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ में नीचे बना चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो कैसे आएगा, अगर स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ से करो स्ट्रेट लाइन। राइट, स्लोप के लिए हम क्या देखते हैं, ये एंगल देखते हैं, टेन थीटा देखते हैं ना। स्लोप क्या, ये थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप किसके बराबर है, एच के बराबर है। राइट, और यहाँ पर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ली है हमने, यहाँ क्या लिया, वाई एक्सिस में, सॉरी मैंने लिखा नहीं, यहाँ के मैक्स लिया है मैंने, यहाँ से कहते हैं ना वाई एक्सिस, देखो वाई पर मैंने के मैक्स लिया, देखो वाई पर कंपेयर करो, वाई पर मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एक्स पर मैंने न्यू लिया, फ्रीक्वेंसी मतलब, है ना बेटा, ये एक्सेस में फ्रीक्वेंसी ले ली। इसका मतलब क्या है, ये एक पॉइंट ए मान लो, इस पॉइंट पर क्या है, इतनी फ्रीक्वेंसी है कि आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है अभी। देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना, एक्स एक्सिस पर काट रहा है। यहाँ पर क्या काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है जीरो है, पर इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या हो चुका है, वर्क फंक्शन उसका इतना इलेक्ट्रॉन फ्री है, सरफेस पर है, पर काइनेटिक एनर्जी मूव नहीं कर रहा है। इसका तो मतलब है ना, तो पॉइंट ए पर कुछ फ्रीक्वेंसी है जहां पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल गया है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ठीक है, अब आप यहाँ से फिर आप क्या करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो हमने क्या क्या बोला, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना? और इससे नीचे जाएगी ग्राफ, ये जो इससे नीचे क्या हो रहा है, मतलब इतनी इनफ फ्रीक्वेंसी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी मूव कर सके, मतलब इसका इस ग्राफ का तो कोई मतलब, देखो काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो तो होती ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना आप किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो, पार्टिकल की। पार्टिकल को कोई ना कोई मास तो होगा ना, मास कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव। अगर मास पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो आप काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव कैसे हो सकती है, इट कुड नॉट बी जीरो। इसका कहने का मतलब यही है कि इससे नीचे काइनेटिक एनर्जी इतनी कम है कि आपका इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी पर आपका यहाँ पर जीरो काइनेटिक एनर्जी, आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉनों ने उसको आजाद कर दिया, अभी निकला नहीं है। अगर आप इसके बाद वेवलेंथ बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आपका इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। आया कि नहीं आया समझ में ग्राफ? आई थिंक आपको ये ग्राफ समझ आ चुका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है बच्चों। अब थ्रेशोल्ड मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ को भी आप वहीं से पढ़ोगे, बिल्कुल वैसे ही। इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ई क्या होती है आइंस्टीन इक्वेशन, ई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगती है, और अगर वेस्ट नहीं हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बन जाती है। ये है आइंस्टीन की इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। ई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, एच न्यू, और ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। अब हमने देख लिया कि एनर्जी जो है वो लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब समझ लो, जितना ज्यादा लंबा आपकी वेव का वेवलेंथ होगा, लाइट वेव का, उतनी कम एनर्जी होगी। यानी कि आपको एनर्जी को बढ़ाने के लिए लेमडा को कम करना होगा, लेमडा मिनिमम चाहिए, मैंने शुरू में बताया था ना, लेमडा मिनिमम और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम।
जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी और जितनी कम लेमडा उतनी ज्यादा एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन में होगी, यानी कि क्या होना चाहिए, फोटोन में होगी। यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन में क्या होना, आप एनर्जी कितनी होनी चाहिए आपकी लाइट, इंसिडेंट लाइट में कितनी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से अब हम प्रूफ कर चुके हैं कि ज्यादा होनी चाहिए, राइट। और ये क्या होता है, एनर्जी एच सी अपॉन लेमडा होता है, ठीक है। वर्क फंक्शन ये हो गया हमारा। अगर हम लेमडा की बात करें तो क्या करेंगे, हम लेमडा को उधर लेके जाते हैं, क्या करेंगे, एच सी अपॉन ओमेगा, ओमेगा नहीं क्या है ये, डब्ल्यू नॉट, मतलब वर्क फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा के बराबर। ठीक है बेटा, तो लेमडा मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एच सी अपॉन वर्क फंक्शन। ये मैक्सिमम है, लेमडा मैक्स, इसको ही हम लेमडा नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इससे, इस वेवलेंथ से, मतलब लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू है ये, और इससे कम, इस इतनी मैक्सिमम है, इससे कम को हम क्या बोलेंगे, लेमडा नॉट बोलेंगे, राइट। लेमडा मैक्स हो गया। अब रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ कहा गया था शुरू शुरू में, और यही स्टेटमेंट किताबों में लिखी होती है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो, अब हम क्या बनाएंगे, ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फिर तुम्हारे लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द लॉन्गेस्ट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो वेवलेंथ लाइट की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, यानी कि E इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन प्लस प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे E इक्वल्स टू एच न्यू, इसको लिखेंगे एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मैक्स ये कर देंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट कर दूं तो क्या हो जाएगा, या फिर एच, हाँ, एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये बन जाएगी, राइट। तो एच को मैं क्या लिख सकती हूँ, वन अपॉन लेमडा, और इसको एच वन अपॉन लेमडा नॉट ये कर सकते हैं, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि हम आइंस्टीन की इक्वेशन को और किसी तरीके से, एच वन नहीं बेटा, सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा, एच सी बाहर निकाल लो, वन अपॉन लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये बन जाएगी हमारी। ये भी आइंस्टीन की एक इक्वेशन हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इस टर्म में भी कर सकते हैं, हमें अगर हमें लेमडा दे रखा हो, थ्रेशोल्ड, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी हो, वेवलेंथ दे रखी हो, प्लैंक कांस्टेंट में पता है, हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछा तो हमें निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दे रखी हो और हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, लेमडा नॉट क्या है हमारा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और न्यू नॉट क्या है, अगर न्यू नॉट यहाँ पर इस इक्वेशन में ये भी होगी, है ना। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, एच प्लैंक कांस्टेंट हो गया, जिसकी वजह 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है। फाई हमने यहाँ यूज कर रखा है, केमिस्ट्री में हम डब्ल्यू नॉट यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्क फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट वही बात है कि लेमडा, अगर आपका मेन लेमडा अगर ज्यादा हुआ, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, लेमडा को कम होना चाहिए, मुझे बता सकती हूँ मैं, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, लेमडा को मिनिमम होना चाहिए, अगर लेमडा ज्यादा हो गया लेमडा नॉट से, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, लेमडा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर या फिर नैनोमीटर्स, इसमें हम इसको लिखते हैं। और हम चाहे तो इसके साथ में ग्राफ भी बना सकते हैं इस इक्वेशन का, चलो ग्राफ बना के देखते हैं, कैसे ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, ई इक्वल्स टू, क्या बनी, E इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आपने यहाँ से जो इक्वेशन बनाई वो क्या बनाई, एच न्यू, एच सी अपॉन लेमडा इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और अगर आप इसको लेते हो तो क्या बनाओगे, आप यहाँ से करते हो एच सी कॉमन ले लेते हो, वन अपॉन, या कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से करेंगे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स अगर आप निकालोगे तो ये बन जाएगा बेटा एच न्यू, और माइनस, और इजी करने के लिए आप इसको डब्ल्यू नॉट ही रहने दो वर्क फंक्शन, ठीक है। ये हो गया, चलो ये रहा मेरा। अब चलो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करते हैं, ठीक है। अब इसे खोलते हैं इस इक्वेशन को,
इसे लेमडा की टर्म में लिखना है तो के मैक्स इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 1/लेमडा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा नहीं डब्ल्यू नॉट, बार बार ओमेगा निकल रहा है। अच्छा ये देखो, अब हमने ये एक्सेस किया, प्लस वाई एक्सेस इधर माइनस वाई एक्सेस इधर। अब देखो ये एक्स एक्सेस हो गया। अब वाई मतलब वाई एक्सेस पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें ड्रॉ करनी है, ऊपर की तरफ लो हो गया, यहाँ जीरो हो गई एक्स एक्सेस पर। और हमारा स्लोप हो गया एच के बराबर, और एक्स एक्सेस 1/लेमडा लगाना है यहाँ पर, 1/लेमडा। इंटरसेप्ट हमारा माइनस हो गया, इंटर नेगेटिव शुरू हो रहा है, यानी कि ये किसके बराबर है, ये है। और यहाँ पर क्या होगा, एच सी अपॉन लेमडा नॉट, राइट। ये हो गया, पर मैंने यहाँ नहीं लिखा। तो ये हो गया। अब हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर 1/लेमडा, कि ये 1/लेमडा नॉट है। मतलब वो यहाँ पर ये है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड इनवर्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यहाँ पर आ गया पूरा, 1/लेमडा, यानी कि 1/लेमडा नोट क्या है, वो ज्यादा होना चाहिए 1/लेमडा से, यानी कि लेमडा जो है वो कम होना चाहिए, उल्टा याद रखो, है ना। लेमडा जो है वो कम होना चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए थी, हमारे पास मेन हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। और लेमडा कम, मैंने बोला ना शुरू में, क्या बोलता बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, तो वही चीज को यहाँ पर हमने क्या किया है, डिफाइन किया है, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही अगर आपके पास एक और ग्राफ बोला जाता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ, इंटेंसिटी क्या बेटा, नंबर ऑफ फोटोन्स। आपसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन्स और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा के मैक्स का। अभी मैंने आपको बताया, क्या बोलता, इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाती है, इंटेंसिटी केवल नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाती है। अगर आपने दो वेव्स ली हैं और एक की इंटेंसिटी ज्यादा है, वेवलेंथ सेम है, इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब होता है कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, यहाँ नंबर ऑफ फोटोन्स कम है, लेकिन फोटोन तो वेवलेंथ सेम है, तो फोटोन के एक फोटोन के अंदर तो एनर्जी सेम रहेगी। एनर्जी इन अ सिंगल फोटोन विल बी कांस्टेंट, इंटेंसिटी कुछ भी हो। एक 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 बात समझ लो कि एक बच्चा, एक ये यहाँ से एक बारी में धीरे धीरे करके 10 बॉल्स आ रही है, और यहाँ पे सेम उसी कलर की रेड कलर की बॉल्स जो आ रही है, बहुत सारी आ रही है, एक सेकंड में बहुत सारी 100 आ रही हैं, पर एनर्जी तो उतनी रहेगी ना, एक के अंदर जितनी एनर्जी है, तो एनर्जी इज सेम। सो इफ यू विल ड्रॉ द ग्राफ, इट वुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखेंगे के मैक्स, जो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है, वो केवल केवल फ्रीक्वेंसी और लेमडा पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि आप सीधा ऐसे भी आ कर सकते हो, एनर्जी से, एनर्जी तो टूट रही है ना, E इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये तो टूट रही है किसमें, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में। तो ये सारी एनर्जी ही तो है, और एनर्जी क्या होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू, और क्या होता है, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, यानी कि ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड है, केवल फ्रीक्वेंसी के, लाइट की फ्रीक्वेंसी और लाइट के वेवलेंथ के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन frequency and wavelength of light radiation, incident light। ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी। ठीक है, ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तभी हो सकता था, ये तभी हो सकता था बेटा जब पार्टिकल को क्या मान लिया जाए, सब लाइट को पार्टिकल मान लिया जाए। को प्रूफ करने के बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन हो चुका था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन हो गया, और एटम का स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद जो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बोर्स मॉडल, बोर साहब ने इसी को यूज करके और प्लैंक कांस्टेंट को यूज करके नया मॉडल निकाला, दैट इज विच गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द फोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो क्या रीजन था ये पढ़ने के लिए, लाइव वीडियोस को फॉलो करते रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करो, और लाइक भी करो बेटा, कमेंट भी करना, तभी ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा बड़ी बन गई है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम बोर्स मॉडल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।